हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से शोर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 12 वीडियो जो है बना चुके हैं। वो दोस्तों, कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि उनको सारी वीडियो नहीं दिख रहे, तो देख लिए मैं बताता हूं आपको कि सारी वीडियो कैसे देखना है। ये आपका मोबाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, पहले मोबाइल पर यूट्यूब ओपन करना है। दिख रहा है आपको? यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे शोर सक्सेस एकेडमी, एक मिनट हिंदी कर लेता, इंग्लिश कर लेता हूँ, SURE श्योर। ठीक है, मैंने पहले ही सर्च कर रखा है इसलिए नाम आया है। आप करेंगे तो पहली बार पूरा टाइप करना पड़ेगा शोर सक्सेस एकेडमी, और यहाँ पे आपको मेरा फ़ोटो और मेरे बेटे का फ़ोटो दिखेगा। पहले आप यहाँ सब्सक्राइब कर लें और इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप कि प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पे जाके क्लिक कर देना है, तो आपको सारे वीडियो मेरे लाइन बाय लाइन दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने देख लिया कि सब्सक्राइब कैसे करना है और जो है किस प्रकार से जो है आपको प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अभी तक जो है हमने मध्य प्रदेश जीके के 3 चैप्टर समाप्त कर लिए। हमारा चौथा चैप्टर जो है वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट पहले आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में 200 से अधिक नदियाँ बहती है। 200 से अधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 200 से ज़्यादा नदियाँ बहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ होती है इसकी प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है। प्रायद्वीपीय प्रकार का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो वर्षा आधारित है। अधिकतर नदियों में केवल बारिश के समय में ही पानी रहता है, बाकी जो समय जैसे मोस्टली अपन कहें तो गर्मी में वो नदियां सूख जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश की प्रकृति, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय, और कुछ नदियों की प्रकृति हिमालयन होती है। हिमालयन नदियों की प्रकृति का मतलब होता है इसमें 12 महीने पानी रहता है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ जो है सिंचाई तो करती ही है, उसके साथ साथ जल विद्युत का निर्माण भी करती है। सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का निर्माण भी करती है। सिंचाई का मतलब खेतों में फसलों को पानी देना, और जल विद्युत का मतलब आपने देखा होगा कि डैम बना के, बांध बना के पानी को रोका जाता है और उससे फिर जो है टरबाइन घुमाई जाती है, इससे बिजली बनती है जल से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट थे कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, कितनी नदियाँ बहती है, और मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है ना, और क्या क्या काम करती है सिंचाई और जल विद्युत। चलिए आगे बात करते हैं कि हमें कितनी नदियाँ पढ़नी है। तो 207 नदियाँ नहीं पढ़नी, हमें 20 से 25 नदियाँ पढ़नी है। इसमें शुरू की जो 8 नदियाँ रहेगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस है। और उनमें भी जो पहली नदी में पढ़ाने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम सबसे ज़्यादा जो है फोकस इस पर करेंगे। तो नर्मदा नदी को पहले तो मैं बता दूँ कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, आप बताएंगे नर्मदा नदी को। अच्छा, उसके अन्य नाम हैं, कौन कौन से नाम है वो बता देता हूँ। एक है मेकल सूता, दिख रहा है आपको, एक है रेवा, एक है सोमो देवी, और एक है नामोदोस। अब सर इन नामों को याद कैसे करें, बड़े कठिन नाम है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं। मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है इसकी। देखिए, मेकल सूता में शुरू में क्या आ रहा है? मे आ रहा है। रेवा में शुरू में क्या आ रहा है? रे आ रहा है। सोमो देवी में शुरू में क्या आ रहा है? सो आ रहा है। और नामोदोस में शुरू में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो जोड़ो जल्दी से, मेरे सोना। क्या ट्रिक बन गई आपकी? मेरे सोना, मेरे सोना। मेरे सोना किसको कहते हैं? जो आपसे प्रिय हो, है ना। और लड़का लड़की को कह सकता है, लड़की लड़के को कह सकता है। तो यहाँ मेरे सोना आप किसको कह रहे हैं? नर्मदा नदी, क्योंकि पूरी 200 से ज़्यादा नदियों में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है ना, आपका मेरा सोना कौन है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? मेरे सोना। मेकल सूता, रेवा, सोमो देवी, नामोदोस, या है ना, इसको बंद कर लीजिए, सोचिए। मे से मेकल सूता, रे से रेवा, सो से सोमो देवी, और ना से नामोदोस। अब देखिए एक चीज़ और याद रखना है, रेवा इसे किस में कहा जाता है? रामायण में। तो देखिए, र से रेवा, र से रामायण। हर चीज़ की ट्रिक है, आप कोशिश करें। र से रेवा, र से रामायण, तो रामायण में रेवा कहा जाता है। किस नदी को रामायण में रेवा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नामोदोस, दोष देते हैं ना किसी के ऊपर, दोष देते तो उसको कहते हैं टाल, यार अब मत दोष दे, इस व्यक्ति को परेशान हो गया है ना, तो दोष तो टाल। ठीक है, तो टाल में कौन था? भूगोलविद था। जैसे भूगोल का वैज्ञानिक है उसको भूगोलविद बोलते हैं, तो उसने इसे टाल में कहा था। ठीक है, तो क्लियर याद हो गया। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसके 4 अन्य नाम है, मेरे सोना, मेकल सूता, रेवा, सोमो देवी, नामोदोस। रेवा रामायण में कहा जाता है, नामोदोस टालमी ने कहा था, भूगोलविद था। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, कुल लंबाई।
है ना। पूरे कुल क्यों बोला, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी, तो आप बताएंगे 1077 किलोमीटर। दोनों याद रखना है, दोनों पूछे जा चुके हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। तो सर बाकी राज्य में कितना बहती है, तो गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर। इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, 1077, 161 और 74, तो वापस आपको कितना मिल जाएगा, 1312। ये दोनों आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, याद कर ले तो अच्छी बात है, बुरा नहीं होगा। लेकिन आप लोग सर इतने आंकड़े याद नहीं होंगे, तो आप 2 आंकड़े जरूर याद रख लें कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी, 1312 और मध्य प्रदेश में 1077। आगे बात करते हैं अप्रवाह क्षेत्र। अप्रवाह मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में ये बहती है। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में पूछा गया था कि नर्मदा नदी का अप्रवाह या अप्रवाह क्षेत्र कितना है, तो आप बताएंगे 93,180 वर्ग किलोमीटर। 93,180 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अगर 93,180 वर्ग किलोमीटर है तो ये 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। ये पेंसिल अगर 5 रुपये की है तो 5 रुपये इसका क्या है, 100% है। तो 93,180 वर्ग किलोमीटर क्या है, 100%। अब इसमें से मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, गुजरात में कितनी बहती है, महाराष्ट्र में कितनी बहती है, वो ऊपर किलोमीटर देखे थे, यहाँ क्या देख रहे हैं, परसेंट। तो 89.8% जो एरिया है वो मध्य प्रदेश कवर करता है, गुजरात 7.5% और महाराष्ट्र 2.7%। अगेन आपको बात बताऊंगा, सारे आंकड़े याद नहीं करने, लेकिन ये 2 आंकड़े तो आपको याद करने ही है कि नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र कितना है, तो आप बताएंगे 93,180 वर्ग किलोमीटर। और नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत है, 89.8 है ना। टोटल कितना है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, और अप्रवाह मध्य प्रदेश में कितना है, 89.8%। चलिए आगे बात करते हैं, निकलती कहाँ से। उद्गम का मतलब होता है निकलती कहाँ से है, और अवसान मतलब जाती कहाँ है। निकलती कहाँ है, जाती कहाँ है, ठीक है। तो देखिए जनरली तो किताबों में केवल इतना लिखा रहता है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से, लेकिन अमरकंटक के अलावा भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अमरकंटक के अलावा भी पूछा सकता है। अगर ऑप्शन में अमरकंटक नहीं दिया तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए उद्गम जो है, एक जिला है अनूपपुर, अनूपपुर जिला, इसकी एक तहसील है पुष्पराजगढ़। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील की विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है जो कई सारे राज्यों में फैली हुई है। तो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के विंध्याचल पर्वतमाला के मैकाल पर्वत से, मैकाल या मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। अब आपको इतना डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या दे कि मैकाल पर्वत, ऑप्शन में क्या दे विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन में क्या दे पुष्पराजगढ़ तहसील, या और ज़्यादा कठिन दे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। आप रट के बैठे हो अमरकंटक से, लेकिन ऑप्शन में आ गया अनूपपुर जिला। तो फिर आपको याद भी होना चाहिए कि अमरकंटक किस जिले में, किस तहसील में, किस पर्वतमाला में और किस पर्वत के अंतर्गत आता है। हालांकि मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा कि ये अमरकंटक से निकलती है ना, और भी निकलती है नर्मदा, सोन, जोहिला, रिहंद, 4 प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती है। आगे बताऊँगा मैं, लेकिन अभी केवल आप इतना याद रख लीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और अमरकंटक कहाँ आता है, अनूपपुर जिले में। अब बात करते हैं अवसान जाति कहाँ है। तो ये देखिए पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ गुजरात है ना, जहाँ खंबात की खाड़ी गुजरात है, ठीक है, और अरब सागर है ना। इधर पूर्व की तरफ आपने देखा होगा भारत का मैप, तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम की तरफ जो है आपका क्या है, खंबात की खाड़ी है। नीचे की तरफ हिंद महासागर है। वहाँ आप बात नहीं करेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में। कई बार ऑप्शन में खंबात की खाड़ी नहीं आता, क्या जाता है, अरब सागर में, इसलिए ये भी लिख दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिशा कैसी है ना। ये दिशा के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि मैं बाद में कवर करूंगा जो कंबाइन क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से निकलती है और पश्चिम की तरफ जाती है। और कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी की दिशा के विपरीत बहने वाली नदियाँ कौन सी, तो आप बताएंगे नर्मदा और ताप्ती। उसके अलावा भी 2 नदियाँ और साबरमती और लूनी, लेकिन इतनी बड़ी नदी नहीं है। नर्मदा ताप्ती और साबरमती, लूनी, 4 नदियाँ, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं 2, इसलिए नर्मदा ताप्ती याद रखिए। आप तो जितना याद आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ है, पृथ्वी की दिशा के विपरीत, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। आपको पता होगा ज्योग्राफी में कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती जाती है, लेकिन ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है ना, भारत की 5वीं बड़ी नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी, नर्मदा। भारत की 5वीं बड़ी नदी कौन सी, नर्मदा। आगे, भारत में बहने वाली, केवल भारत में बहने वाली, इसका मतलब ये होता है कि जो निकलती भी भारत में है और जाती भी भारत में है ना। तो भारत में बहने वाली केवल गोदावरी तथा कावेरी के बाद तीसरी बड़ी नदी, ये महत्वपूर्ण है ना। गोदावरी भारत में ही निकलती है, भारत में ही जाती है। कावेरी भी भारत में निकलती है, भारत में जाती है। और मध्य प्रदेश की जो हमारी नर्मदा नदी वो भी भारत में ही निकलती है, भारत में ही जाती है। तो भारत में बहने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी तीसरे स्थान पर। ये याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन होगा। केवल ये पूछा जाए कि भारत की 5वीं बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा। और ये पूछे कि बहने की दृष्टि से, केवल भारत में बहने की दृष्टि से भारत की तीसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर है। दूसरे 2 भी याद रख लीजिए, गोदावरी
गोदावरी सबसे बड़ी नदी है और दूसरी कावेरी है। आखिरी पॉइंट देखते हैं इसका, यह डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी या ज्वार नदबुक बनाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर नदियाँ एस्चुरी बनाती है लेकिन ये अधिकतर नदियाँ डेल्टा बनाती है लेकिन ये एस्चुरी ज्वार नदबुक बनाती है। ठीक है, अच्छा आगे ये ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें इसकी जो है सहायक नदियाँ देखनी है, अभी हमें इसके जलप्रपात देखने हैं, अभी इसके किनारे बसे शहर देखने हैं, कई सारे। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। तो आप देखते रहिए, पार्ट 2 में इसका लेके आऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ में आपको बताऊँगा कि इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, इसके जो 6 जलप्रपात हैं उनको कैसे याद रखना है। ठीक है, इसके किनारे जो लगभग 25 से 30 शहर बसे हुए उनको कैसे याद रखना है, इन सब की ट्रिक लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको सब्सक्राइब करना भी बता दिया है ना, और प्लेलिस्ट में देखिए, आप सारी वीडियो देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतनी मेरे अंदर एनर्जी मिलेगी और मैं वो अच्छा ज़्यादा इसको पढ़ा पाऊँगा। धन्यवाद।